नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं सेहतनामा। आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल वर्मा, जो आपकी सेहत से जुड़े तमाम सवालों के जवाब भी देंगे और क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या परेशानी और किस तरीके से खुद को आप स्वस्थ रख सकते हैं, ये सारी जानकारी डॉक्टर निर्मल वर्मा आपसे साझा करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, शारीरिक या फिजिकल तौर पे इसको हम स्वस्थ मानते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो है वो मेंटल हेल्थ जो एक एस्पेक्ट होता है वो छूट जाता है। यदि आदमी मानसिक रूप से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, वो अस्वस्थ रहता है, लेकिन लोगों की नज़रों में वो स्वस्थ दिखता है। और यही कारण है कि मानसिक स्वास्थ्य जो हमारा एक एस्पेक्ट है वो काफ़ी हद तक जो है प्रभावित है और हम उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। कई बार परिवार के स्तर पे भी ये चीज़ नेग्लेक्टेड हो जाती है। तो ये इसके अलावा हम जो तीसरा पहलू देखें स्वास्थ्य का है, वो है सामाजिक पहलू, जिसको वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि आदमी को फिजिकल, मेंटल और सोशल यानी सामाजिक तौर पे भी स्वस्थ होना चाहिए। तो जो एक समाज में सामाजिक व्यक्ति के दायित्व हैं, उनका यदि निर्वहन करता है तो सामाजिक रूप से हम उसको स्वस्थ मानते हैं। और जो अभी हाल फिलहाल के वैज्ञानिक शोध हुए हैं कुछ वर्षों में, उसमें ये माना गया है कि यदि आदमी आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को व्यस्त रखता है, आध्यात्मिक जीवन में भी वो इन्वॉल्व रहता है, तो वो भी एक स्वस्थ व्यक्ति का एक पहलू ये भी है। तो मोटे तौर पे हम देखें तो चारों यदि आयाम में व्यक्ति स्वस्थ है, तभी हम उसको पूर्णतः स्वस्थ मानते हैं। जी, एक दर्शक हमारे साथ कोरबा से जुड़े हैं, संजय सिंह। संजय जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। संजय जी, अपना सवाल पूछिए। आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर, एक चीज ये समझना चाहेंगे कि जो आज कल की जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी दिनचर्या है, बहुत ज़्यादा इसको संतुलित हम कह नहीं सकते हैं। किसी की भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कोई कहे कि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा संतुलित है। ऐसे में आपके स्वास्थ्य पर किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रभाव पड़ रहा है और उस प्रभाव से बचने के लिए हमें अपनी ओर से क्या क्या कोशिशें करनी है? दिनचर्या में किन चीज़ों को हम शामिल करें? बहुत बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि यदि हम देखें तो अभी हाल फिलहाल के वर्षों में जी जो नई नई तरह की बीमारियां आ रही हैं, उनको यदि हम एक साथ एक सामान्य ग्रुप में डालना चाहें तो कह सकते हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेस की काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है देखने में आ रही है। जैसे आप देखें अभी हार्ट की समस्या काफ़ी ज़्यादा लोगों को आ गई है, डिप्रेशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ गई है, डायबिटीज़ बढ़ गया है, हाइपरटेंशन बढ़ गया है। इन सब के पीछे जो है कहीं ना कहीं हमारे जो दिनचर्या है, हमारी लाइफ स्टाइल है, वो प्रभावित करती है। जी, सबसे पहले हम यदि बात करें तो हमारी आजकल फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो एक व्यक्ति को यदि फिट रहना है तो उसको जो एक सामान्य एक्सरसाइज है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए और अपने लिए समय निकालना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आदमी सुबह उठ के यदि व्यायाम करता है तो ही लाभकारी होगा। 24 घंटे में जब भी उसको समय मिलता है उसको समय निकालना चाहिए। इसके अलावा हमारे दिनचर्या में भी ऐसे एक्टिविटीज़ को शामिल करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि लिफ्ट की फैसिलिटी है और आपके पास सीढ़ियों की सुविधा भी उपलब्ध है, तो ये मानते हुए कि हमारे लिए जो ज़्यादा अच्छा है कि हम सीढ़ियों को उपयोग करें। तो ये जाने अनजाने हमसे इस तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। जहाँ ज़रूरत है, यदि हमको लगता है कि हम पैदल जा सकते हैं, तो हम वाहन का इस्तेमाल करने की जगह पैदल यदि जाते हैं तो एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं स्ट्रेस फुल लाइफ हो गई है ज़िंदगी में। करियर में बहुत सारे कंपटीशन का समय आ गया है, तो उसका स्ट्रेस रहता है। उसमें कई बार हमको देखने में आता है कि हम उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन अंदर ही अंदर जो
शारीरिक बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, वो होते रहते हैं और बाद में वो काफ़ी समय बाद जो है वो कई तरह की बीमारियों के रूप में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जैसे देखेंगे अभी बहुत से लोगों को डिप्रेशन का परेशानी होती है, उसके कारण भी वही है। कई लोगों को देखे होंगे आपकी पेप्टिक अल्सर, अभी अल्सर, गैस्ट्राइटिस, ऐसी समस्याएं हैं, नींद सही तरीके से ना आना, ये समस्याएं हैं। इसके अलावा देखने आया है कि एक बहुत सारे जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं उसके पीछे भी इनडायरेक्टली यही कारण है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रही हैं, उसके लिए भी यही कारण है। तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए एक तो आदमी को मेडिटेशन यदि करता है, ध्यान की एक्सरसाइज करता है, कुछ योगा में अपने आप को बिजी रखता है, हॉबीज़ कुछ ना कुछ आदमी के पास होना चाहिए जिसमें अपने आप को व्यस्त रखे, तो मानसिक तनाव की स्थिति से जो है वो निकल सकता है। और दिनचर्या में यदि हम बात करें तो अभी बहुत ज़्यादा समस्या है वो एडिक्शन की है जी। कई तरह के एडिक्शन लोग करते हैं, चाहे वो शराब का सेवन हो, स्मोकिंग हो, स्मोकलेस टोबैको, गुटखा और उससे इसी तरह के और भी कई पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। वो भी काफ़ी हद तक शरीर में प्रभाव डालता है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई स्मोकिंग करता है, बीड़ी या सिगरेट पीता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके साथ साथ उसके परिवार पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो उसके स्वास्थ्य को तो प्रभावित करती ही करती है, इसके साथ साथ उसके परिवार के स्वास्थ्य को भी और उसके आसपास के लोगों को प्रभावित करती है। तो हमारे दिनचर्या में एक अनुशासनात्मक दिनचर्या यदि हम बना लें और खान पान में अनुशासन बरतें तो निश्चित तौर पे हम बहुत सारी बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। बिल्कुल। संजीव सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी संजीव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी। हेलो जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, बताइए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था। जी, आप सवाल बताइए। जी, क्या है जो शरीर था कि मतलब हमारा जो शरीर है पतला है, हाथ पैर पतले दुबले, लेकिन पेट निकलते जा रहा है और पूरा डाइट मेंटेन करते हैं हम लोग, उसके बाद भी मतलब क्या कहते हैं, पेट निकलते जा रहा है, हाथ पैर एकदम पतला ही है। जी जी। देखिए, जब तक आप किसी डॉक्टर से जांच नहीं करा लें उसके पीछे कारण क्या है, तब तक निश्चित तौर पे अपन नहीं कह सकते कि आपके साथ समस्या क्या है। लेकिन देखिए, एक चीज़ ये है कि आप जब हम बोलते हैं कि हम अच्छे से डाइट ले रहे हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि नहीं। हमारा जो खान पान है उसमें आवश्यक जो चीज़ें हैं उनका संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में जाना, कैलोरी का पर्याप्त मात्रा में जाना, फैट का पर्याप्त मात्रा में जाना और विटामिन और मिनरल्स का पर्याप्त मात्रा में होना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक चीज़ ज़्यादा लें। हर एक चीज़ का एक बैलेंस है, एक आवश्यकता है शरीर में। उस आवश्यकता से अधिक यदि कोई चीज़ जाती है खाने में तो वो कहीं ना कहीं शरीर में अपना प्रभाव छोड़ती है। तो ऐसा संभव हो सकता है कि आपकी डाइट जो है उसमें कहीं फैट की मात्रा ज़्यादा है, एक कारण हो सकता है। दूसरा, आपका फिजिकल एक्टिविटी कम हो सकता है। और तीसरा ये हो सकता है कि आपका मेटाबॉलिक कुछ ऐसी समस्या है जिसके कारण जो है प्रॉपर तरीके से आपका न्यूट्रिशन यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको जांच कराना चाहिए और डाइटिशियन से सलाह लेना चाहिए कि किस प्रकार का डाइट में परिवर्तन करने से आपकी समस्या दूर होगी। क्योंकि जो जिस टाइप का आप हमको अभी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि आपको सेंट्रल ओबेसिटी का प्रॉब्लम है। जो मोटापा हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों को देखने में आता है वो यही है कि उसमें जो है एब्डोमिनल एरिया में आपका फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आजकल बहुत सारे डाइट प्लान आ गए हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज आ गई हैं।
यदि उसका आप पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे इस समस्या से आपको समाधान मिल सकता है। बिल्कुल। सर, पब्लिक हेल्थ के बारे में क्या क्या चुनौतियां, एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि क्या बड़ी चुनौतियां और अहम चुनौतियां जिससे जूझ रहे हैं, कैसे इसका ख्याल रखा जाए, कैसे इन चुनौतियों से पार पाया जाए? हिंदुस्तान में पब्लिक हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अभी कुछ राज्यों में पब्लिक हेल्थ कैडर भी डेवलप किए गए हैं और बाकी राज्यों में इस पे कदम उठाया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ हम बोलते हैं जो लोक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं जो भी हैं स्वास्थ्य संबंधी, उन सबको लेते हैं। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो आपको याद होगा पहले संक्रामक बीमारियों का काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, तो उससे हमारा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था और हम उसमें कुछ हद तक कामयाब हो सके। लेकिन इस बीच में लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनका ऐसे हमने अभी बात किया, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या गैर संचारी रोग, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। विगत दिनों में हम देखें तो डायबिटीज़, काफ़ी संख्या में लोग डायबिटिक हो रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, काफ़ी संख्या में लोगों का कैंसर बढ़ रहा है, काफ़ी संख्या में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट के कारण लोग अपाहिज हो रहे हैं, एक्सीडेंट के कारण जो है कई लोगों का अपाहिज बना जाता है, कई लोगों के जान भी जा रही है। तो ये एक अलग चैलेंज है। इसके अलावा यदि देखें तो कुछ नए नए संक्रमण फिर से शरीर में कम्युनिटी में आते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हम अभी फिलहाल देख लीजिए, जो पिछले साल से कोविड की समस्या आ गई, ये एक फिर चैलेंज आया जिसने हमारे पूरे पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। इसके पहले देखें तो जीका वायरस आ गया। ऐसे बहुत सारे नए नए चैलेंजेस आते जा रहे हैं। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू, कुछ क्षेत्र और कुछ हमारे समाज में कुछ ग्रुप हैं, कुछ समूह हैं जिनको जितना तवज्जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। उदाहरण के तौर पर हम यदि बात करें तो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो जीनेटिक एज ग्रुप के लोग हैं, उनके जो सुविधाएं होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। किशोर स्वास्थ्य काफ़ी हद तक सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि किशोर अवस्था ऐसी है जिसपे सबसे कम लोगों का फोकस हो पा रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें छूट जा रही हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य है, वो है। मैंने आपको एडिक्शन की बात किया, तंबाकू के प्रोडक्ट की बात किया, जिसमें बहुत सारे बीमारियां हैं जो उनके कारण हो रही हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं समाज को उस लेवल पे जागरूक नहीं कर पा रहे जिस लेवल पे लोगों को जागरूक होना चाहिए, और वो बहुत सारी अनावश्यक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो मुख्य तौर पे देखें तो वैसे समस्याएं और चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन ये चैलेंज कुछ है जिस पे हमको और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये चैलेंजेस हैं। सर, इस माहौल में जब खान पान बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, हमारा डेली रूटीन बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तो सबसे पहले सेहत को लेकर हम किन चीज़ों को अपने खान पान में शामिल कर लें और किन चीज़ों को कम कर दें? मेरा इशारा भी आप समझ गए होंगे, चीनी और नमक की बात हो रही है। जी 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 ठीक बोल रहे हैं आप कि ज़्यादातर लोग जो है वो नमक जो है वो हाइपरटेंशन होने के बाद ध्यान देते हैं, जबकि सामान्यतः यह है कि रिकमेंडेशन ये है कि एक लिमिट के अंदर खाना चाहिए। और जो हमारे हिंदुस्तान के ज़्यादातर डिशेस हैं उसमें नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है, और लोगों की अधिकतर जो है आदतें ऐसी रहती हैं जिसमें वो टेबल साल्ट या एक्स्ट्रा नमक डालने की आदतें रहती हैं, वो हानिकारक होता है। उसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे मिक्सचर लोग खाते हैं, चटनी खाते हैं या अचार खाते हैं, और कई प्रिजर्वेटिव चीज़ें खाते हैं, यदि इन पे जाएं तो आप देखेंगे कि इनमें सब में प्रिजर्वेटिव के तौर पे नमक काफ़ी मात्रा में रहता है, जो लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में जो नहीं भी है हाइपरटेंसिव, जिनको नहीं भी है हार्ट की प्रॉब्लम, वो आने वाले समय में प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा जंक फूड है, जंक फूड जो है वो लोग खाते हैं। जंक फूड के कारण अपने आप में बहुत सारे समस्याएं पैदा होती हैं, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे मोटापे की समस्या हो।
इवन बच्चों में मानसिक विकास को भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। लेकिन उनका जो विज्ञापन और ये इतना प्रभावकारी रहता है कि बच्चे लोग उसमें उससे प्रभावित होते हैं और उसी की डिमांड करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो पालकों की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें जो है वो बच्चों को सिखाएं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन नहीं करना है। तो जंक फूड एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसके अलावा देखेंगे तो काफ़ी मात्रा में लोग तली हुई चीज़ें खाते हैं, जिससे फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा चली जाती है। और देखे होंगे कुछ समय बाद जो है कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, उनका लिपिड प्रोफाइल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आने वाले समय में फिर हार्ट की परेशानियां, हार्ट का ब्लॉकेज और भी कई तरह की समस्याएं आती हैं। बिल्कुल, हार्ट की समस्या। अब लेकिन सर 2-3 तरह के जो दर्द हैं जिससे हर कोई देश में ज़रूर जूझता होगा, चाहे सिर दर्द हो या फिर पेट दर्द हो या फिर पैर दर्द हो। तो ये 2-3 दर्द हैं जिसको लेकर एक समस्या है। लेकिन इन दिनों एक कमर के दर्द की भी प्रॉब्लम बढ़ गई है। पहले ये कहा जाता है कि महिलाओं में कमर दर्द अमूमन हो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन अब पुरुषों में भी ये हालत हो गई जब से उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। तो इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये समस्या भी इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। देखिए, कमर दर्द की समस्या अधिकांशतः हमारे जो ये हैं उठने बैठने या शरीर का जो पोस्चर होता है जो उसका प्रॉपर न होने से होता है। तो आप जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उनकी जो सिटिंग पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी। तो आपका जो मेरुदंड है या जो वर्टिब्रल कॉलम है, यदि वो नेचुरल पोजीशन में रहता है और उस नेचुरल पोजीशन में रखने के लिए ज़रूरी है कि अब आप जब बैठते हैं तो आपके चेयर के पीछे एक रेस्ट के लिए सुविधा होना चाहिए और वो मिनिमम कम से कम आपके कंधे के लेवल तक होना चाहिए। तो आपका पूरा जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सपोर्ट में रहता है। इसके अलावा देखने में आया आजकल जो है रिवॉल्विंग चेयर का फैशन बढ़ गया है जो काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो वो सॉफ्ट होने के कारण जो है वो सपोर्ट दे नहीं पाती और उसका असर ये होता है कि आपकी मसल्स फटीग हो जाती हैं। तो आपके बॉडी के अंदर कुछ मसल्स जो है आपके शरीर को आगे की तरफ ले जाने के लिए हेल्प करती हैं, कुछ आपके बॉडी को सीधे रखने के लिए हेल्प करती हैं। जब दोनों को बराबर एक्सरसाइज या बराबर यूज होता है, उपयोग होता है, तो उनमें बैलेंस बना रहता है। लेकिन जैसे ही आपका पोस्चर बिगड़ता है, आप प्रॉपर तरीके से बैठते नहीं हैं, प्रॉपर तरीके से सामान यदि उठाना है तो आप सीधे सीधे झुक जाते हैं, जबकि घुटने मोड़ के यदि उठाएंगे तो समस्या कम होती है। सोने के लिए बहुत ही सॉफ्ट बिस्तरों का उपयोग हो रहा है, जिसके कारण आपके बॉडी का शेप जो नेचुरल होना चाहिए वो ना होके उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो वो आगे चल के जो है दर्द पैदा करता है और यही यदि हम देखें तो वो कहीं ना कहीं हम ही बुलाते हैं उस दर्द को। तो यदि प्रॉपर तरीके से सिटिंग की जाए और यदि समस्या है तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें और वो आपको बताएंगे कैसे उठना बैठना है, कैसे सोना है और कौन कौन सी एक्सरसाइज है, लाइट एक्सरसाइज रहेंगी वो करना है। तो निश्चित तौर पे इससे समस्या से बिना दवा के निजात पाया जा सकता है। दवा देखिए, दवा यदि आप लेते हैं, दवा थोड़े दिन के लिए काम करेगी, जब तक आप दवा लेंगे तब तक प्रभाव रहेगा। लेकिन यदि आपके लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो वो हमेशा आपका के लिए फायदेमंद होगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए न्यूज़ 24 को और तमाम अनुभव साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को बहुत सी जानकारियां आज के शो में, आज के सेहतनामा में ज़रूर मिली होगी। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।